कक्षा 12 इतिहास चैप्टर नंबर 1 ईंट मन के तथा अस्थियां। प्रश्न 1 हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान। शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन की सामग्री। पेड़ पौधों के उत्पाद, अंडे, मांस और मछली, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, सफेद चना, दालें और तिलहन, दूध, दही, घी और संभवतः शहद। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा से प्राप्त हुए जले हुए अनाज के दानों, बीजों और हड्डियों आदि की सहायता से वहां के लोगों की खान पान की आदतों का पता लगाया है। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे। मछली, हिरन, सांभर, बारहसिंगा और सुअर को मांस के लिए पालते थे। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन का उपयोग किया जाता था। गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज्यादातर पालते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई से कछुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सेलखड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू, खजूर, अनार और नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार थे। अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निर्गमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। यही नहीं, अनाज विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं, समाधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज। समाधानों का अध्ययन। समाधानों का अध्ययन सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हड़प्पाई समाधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों की अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से जो समाधान मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्तें अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था, किंतु सभी समाधान गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी। अधिकांश समाधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, किंतु कुछ सतहों पर ईंट की चिनाई की गई थी। गड्ढों की बनावट में पाई जाने वाली विविधताओं से लगता है कि संभवतः हड़प्पाई समाज में भिन्नताएं विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्चाधिकारी वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के समाधान रहे होंगे। समाधान गड्ढों में शव सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। कुछ कब्रों में शव मृद भांडों और आभूषणों के साथ दफनाए गए मिले हैं और कुछ में तांबे के बर्तन, सीप और सुरमे की सलाइयां भी मिली हैं। कुछ समाधानों से बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामान मिले हैं, तो कुछ से बहुत ही सामान्य आभूषणों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। एक समाधान में एक पुरुष की खोपड़ी के पास से एक ऐसा आभूषण मिला है जिसे शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न के मनकों और सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बनाया गया था। कालीबंगन में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में राखदानियां और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ गड्ढों में हड्डियां एकत्रित मिली हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीकों से किया जाता था। शवों का सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण, प्रसाधन सामग्री उनके साथ रख देने जैसे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। उल्लेखनीय कि संभवतः हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं के अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है। समाधानों से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते हैं। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियां, मृभांड, सुइयां, झामा आदि आती हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है।
इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त हुई हैं। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वे महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थीं, जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। जैसे कालीबंगन में मिले साक्ष्य से पता लगता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों जैसे विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियों में निवास, खानपान और रहन सहन समाधानों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा सामान्य वस्तुओं आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित उल्लेख करें। हड़प्पाई नगरों को स्थापना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में हम प्रमुख कारण स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी जो स्नान घरों और शौचालयों से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्याकार की निकास नाली तक पहुंच जाता था। मध्याकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने नालों में मिलती थी। सामान्यतया नालियां लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दुगुनी बड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उनके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। बड़े नाले ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों में टोडा मेहराबदार नाले भी मिले हैं। उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। मलजल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियां बनी होती थी। नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु घरों के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदानों में डाला जाता था। जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। अनेक छोटी बस्तियों में भी इनके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। जैसे लोथल में निवास स्थानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। कार्जिलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसे धातुएं तथा फयांस और पकी मिट्टी आदि। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। कुछ मनकों पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकारों को लिए भिन्न भिन्न रूप रंग उन मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से ही हो जाता था। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अकीक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे।
फिर मनके बनाए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पालिश, फिर उनमें छेद किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, आप देख लें यहाँ पर शव किस प्रकार रखा गया, कौन सी वस्तुएं रखी गई। शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं, कंकाल के लिंग का पता चलता है। शव को देखने से पता चलता है कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया गया है। शव के साथ कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। शव के साथ कुछ बर्तन रखे गए हैं। इनमें से एक पानी का जग है, दूसरे ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी। शव के पास ही एक छोटी सी तिपाई दिखाई देती है। इसके ऊपर की प्लेट को देखकर लगता है कि इसे खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। मृत शरीर पर कुछ पुरात वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। ईंट, मनके तथा अस्थियां शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। मृत शरीर की पुरा वस्तुओं से उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। हार, कंगन, भुजबंद, अंगूठी आदि स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे, किंतु चूड़ियां, करधनी, बाली, बुंदे, नथुनी और पाजेब जैसे आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं ही करती थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थापित था। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का अथवा प्रेतों का टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ। इस पुरास्थल की खोज हड़प्पा के बाद ही हुई थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष शहरी केंद्र का विकास था। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था। इसकी खुदाई से कुछ विशिष्टताएं प्रकट हुई हैं। सुनियोजित नगर। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिनमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक 4 दीवारी में प्रवेश द्वार थे। नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवार से घिरे हुए कई सेक्टर थे। प्राय सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय और कुएं होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था। एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलते थे। बड़े घरों में सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक न की जा सके। सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही उनकी सफाई होती रहती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक की थी। नालियां प्रायः 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार नालियों की सफाई की जा सके। मलजल की निकासी के लिए मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियां बनी होती थी। एक टोडा मेहराबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। विशाल स्नानागार, अन्नागार और भवन।
मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोट की पक्की ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इस संरचना के अनोखेपन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाले वियल अन्नागार है। इनमें ईंटों से बने 27 खंड थे, जिनमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए थे। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरों की कई कतारें थी। इन चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली का बना निशान मिला है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन 280 गुणे 78 फुट मिला है। इतिहासकार के मतानुसार यह भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों में यह समकक्ष भी था, जिनमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियां थी। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों से बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। कुशल और व्यवस्थित नागरिक प्रबंधन। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल और व्यवस्थित था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। संभव है कि वे राजा रहे हों या पुरोहित अथवा व्यापारी। खास्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। किंतु इतना अवश्य है कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। प्रशासन अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, मापतौल के एक रूप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इसके प्रमाण हैं। विद्यार्थियों को हम बता दें कि यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प और उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियां, औजार और हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कताई, बुनाई एवं रंगाई, आभूषण बनाना, मनके बनाना, साथ में मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना आदि उनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुहेंदड़ो, लोथल, धवलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चुहेंदड़ो की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत करीब पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल। विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी, जैसे चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियां, कौड़ियां, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ज, सेलखड़ी आदि, मिट्टी के बर्तन, सुइयां, फायांस, तकलियां, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां, घिसाई, पालिश और छेद करने के औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए आवश्यक थे। कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत। विभिन्न शिल्प उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता था। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़ मैदान के बाहर से मंगवाना पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त करते थे। वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। कपास की खेती की जाती थी। ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता था। ईंटों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों और खिलौनों के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। चोलिस्तान जो पाकिस्तान में और बनावली हरियाणा से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी हैं कि वहाँ उत्तम कोट की चिकनी
मिट्टी मिलती थी। हड्डियां विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी। मछलियों की हड्डियां मछुआरों से, पक्षियों की हड्डियां और जंगली पशुओं की हड्डियां शिकारियों से अथवा स्वयं शिकार करके प्राप्त की जाती थी। लकड़ी के हलों, विभिन्न वस्तुओं, औजारों और उपकरणों के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटासिया से मंगवाई जाती थी। सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए फायांस जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सफलतापूर्वक उपलब्ध हो सकता था। इन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां से शंख सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था, अपनी बस्तियां स्थापित की थी। वे कार्निलियम मन के गुजरात से, सीसा दक्षिण भारत से और लाजवर्द मणियां कश्मीर और अफगानिस्तान से लेते थे। उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में सुरतुघई में अपनी बस्ती स्थापित की, क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। इसी प्रकार लोथल, जो कार्निलियम गुजरात में भड़ौच, सिलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर भी वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे। इन अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था। वे अभियान भेजकर राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोग संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई पुरावस्तुओं और ओमानी तांबे दोनों में निकल के अंशों का मिलना दोनों के साझा उद्भव का परिचायक है। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वे बड़ी बड़ी नावों और बैलगाड़ियों पर अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे। उनके बदले धातुएं तथा अन्य आवश्यक सामान ले आते थे। इन क्षेत्रों से जब तब मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुओं से ऐसे संपर्कों का संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? जैसा कि हम देखते भी हैं, विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि। कुछ अजलनशील कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं। कुछ चीजें ही बची हैं, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु, टेराकोटा आदि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता था। यही पुरावस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई हैं, नहीं तो हमें संस्कृत के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती। पुरातत्वविदों ने उन्हीं पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई दिए। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है। उदाहरण स्वरूप पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियां पात्रों के संबंध में और पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत रही हैं, तो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही। जैसे कई मोहरों पर रुद्र के चित्र अंकित हैं। पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हम आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। जैसे कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्होंने उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। कुछ मोहरों पर भी अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं। पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने
कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त हुए। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से बाट, चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, आकृतियाँ और अवशेष मिले। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए हैं। कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें कुछ असफल भी रहे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभवतः है वे राजा रहे हों या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। हंटर महोदय यहाँ के शासन को जनतंत्रात्मक शासन मानते हैं, किंतु पिगाट और व्हीलर के मतानुसार सुमेर और अक्कड़ के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासन करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों, रजवाड़ों में विभक्त था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में काली बंगन और गुजरात में लोथल। कुछ अन्य विद्वान के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अपितु यह एक राजा के नेतृत्व में ही एक ही राज्य था। हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी था। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगर, सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार, मापतौल के एक रूप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इस तथ्य के प्रबल प्रमाण हैं कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा होगा। इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहाँ तहाँ नियोजित वस्तुओं का प्रमाण मिलते हैं, वहाँ इस बात का पता चलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं हुआ, अपितु एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ। अनेक विषयों में बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा किया गया। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार या तो कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण था या इसलिए कि लोगों को व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। इसी प्रकार हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के तांबे, कांसे और मिट्टी के बर्तन मिलने से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसी प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न नगरों की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होंगी और विभिन्न स्थलों पर सड़कों, नालियों के निर्माण का कार्य भी राज्य ने किया होगा। हड़प्पा के शहरी केंद्रों की योजना का अध्ययन करने पर वहाँ की नागरिक व्यवस्था की देखरेख और एक विशाल जल और निकास व्यवस्था का पता चलता है। निकास के लिए प्रत्येक गली में नाली बनी होती थी। गली में बनी यह नाली पूरे शहर नियोजन का एक भाग थी। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्य को नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रशासन द्वारा स्वयं सभी कार्यों को नियंत्रित किया जाता था, इनकी देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों द्वारा नियंत्रित होता था। यही कारण था कि कुछ उद्योग विशेष रूप से कम वजन वाले कच्चे माल अथवा ईंधन के स्रोत के निकट स्थित होते थे। कुछ वहां स्थित थे जहां उनकी खपत सबसे अधिक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्नागारों का मिलना इसका प्रबल प्रमाण है। हड़प्पाई शासकों को सदैव प्रजाहित की चिंता रहती थी, इसलिए अनाज को विभिन्न अन्नागारों में सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि किसी भावी आपात स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार से आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और समझा। हम यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम लेंगे, उनका समय काल बताएंगे, स्थान बताएंगे और प्रदर्शन का कारण। जैसे खंडित कांटे पहने नारी मूर्ति 2500 ईसा पूर्व, मोहनजोदड़ो, आमरी, नारी जीवन में
आभूषणों के महत्व को बताने हेतु। तांबे की अंगूठियां और चूड़ियां 2600 ईसा पूर्व। चूहनदड़ो आभूषणों के क्रमिक विकास को समझने हेतु। पशु आकृति 2600 ईसा पूर्व। कोटदीजी पशु प्रेम दर्शाने हेतु। काजल की बोतल 2400 ईसा पूर्व। गुमला श्रृंगार का ज्ञान। लिपियुक्त मुहरे 2000 ईसा पूर्व। बनावली व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देने हेतु। तांबे की वस्तुएं 6000 ईसा पूर्व। दैमाबाद व्यवसाय की समझ विकसित करने हेतु। मिट्टी के बर्तन 2700 ईसा पूर्व। सुरकोदता सुरकोतदा घरेलू उपकरण का ज्ञान करने के लिए। बाट और पत्थर के आभूषण 2600 ईसा पूर्व। लोथल मापतौल और आभूषण का प्रदर्शन हेतु। पत्थर के मोती 2300 ईसा पूर्व। काली मंगन हस्तकला दर्शाने के लिए। ताम्र उपकरण 5000 ईसा पूर्व। चहुंदड़ो व्यापार और वाणिज्यिक दर्शाने के लिए। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर पूर्ण होता है। हमें उम्मीद है कि विद्यार्थी इससे 100% लाभान्वित होंगे और परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर की विशिष्ट जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी गई।